हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉ पुत्राज यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज शुभम। सो बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। स्किप नहीं करनी है, किसी भी पॉइंट पे नहीं करनी है। फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो नीचे जाना है, स्क्रॉलिंग करनी है और कमेंट का सेक्शन आता है, पता है आपको, वहाँ पे लिख देना है कि भाई यहाँ पे दिक्कत है यार, एक लाइक कर देना और उसके बाद सब्सक्राइब आप कर ही दोगे तो भरोसा है मुझे आप लोगों के ऊपर। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हम बात करेंगे कुछ ऐसे 5 केस लॉज की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इंडिया की हिस्ट्री के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए। अब ये क्या बात हुई? ये बात ये हुई कि आज हम बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉज करने वाले हैं जो कि जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ जो लेमैन हैं जिनको लैंग्वेज चाहिए उनके लिए भी काफ़ी मज़ेदार होंगे। कुछ अंदर की बात पता लगेंगी ना। चलो देखते हैं क्या होता है। कि सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मेनका गांधी केस 1978 से। क्या हुआ था मेनका गांधी केस के अंदर? दोस्तों इसमें हुआ कुछ यूँ था कि मेनका गांधी जी को बोला गया कि आप अपना पासपोर्ट ज़रा सबमिट करा दीजिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में। अब उन्होंने पूछा कि ठीक है यार, सबमिट मैं करा दूंगी, पर क्यों कराना है, मुझे इसका वैलिड रीज़न लिख के दो। वहाँ से कोई रिप्लाई आता नहीं है। रिप्लाई कहाँ से आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय से। वो बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से हम आपका पासपोर्ट ले रहे हैं और आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब जो पासपोर्ट एक्ट बना था उसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज सेक्शन 10 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी के अकॉर्डिंग पासपोर्ट वापस ले सकते हैं। अब मेनका गांधी जी को आ गया गुस्सा, वो गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इंटरप्रिटेशन, द फाइनल इंटरप्रिटेशन। वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने बोला कि जज साहब क्या मेरा आर्टिकल 21 का वॉल्यूशन नहीं हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि क्या बाहर जाना, किसी दूसरे देश में जाना, घूमना फिरना या किसी पॉलिटिकल या मीटिंग के ही हिसाब से जाना, क्या ये मेरा पर्सनल फ्रीडम में नहीं आता? जज साहब ने बोला कि मैडम बिल्कुल आता है, लेकिन हम यहाँ पर एक नई थ्योरी देंगे जिसका नाम है पोस्ट डिसीजनल थ्योरी। क्या मतलब इसका? दोस्तों सबसे पहले क्राइम होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद कोर्ट वगैरह में केस होता है, उसके बाद एक्शन होता है। लेकिन पोस्ट डिसीजनल थ्योरी के अंदर सबसे पहले एक्शन हो जाता है, उसके बाद केस चलता रहेगा, केस को हम देखते रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि जज ने बोला कि भाई आप अपना पासपोर्ट फ़िलहाल के लिए सबमिट कर दो, उसके बाद हम केस चलाते हैं और देखते हैं। जजमेंट इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि जजमेंट में क्या आया कि इस सेक्शन को जो था पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन 10 का क्लॉज 3 सब क्लॉज सी में इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 का कहीं ना कहीं वॉल्यूशन ये कर रहा था, आर्टिकल 14 का भी कहीं ना कहीं वॉल्यूशन हो रहा था। और आप जानते हैं गोल्डन ट्रायंगल कनेक्शन कहते हैं इनको, आर्टिकल 14, 19 और 21 को भी काफ़ी कनेक्टेड है आपस में तीनों आर्टिकल्स। और अगर आपको नहीं पता तो हम नीचे कमेंट में नीचे बता देंगे, इसकी नई वीडियो बन जाएगी जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स वगैरह की भी बात कर लेंगे। चलो उसके बाद हम बात करते हैं बहुत ही मज़ेदार केस की, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है जो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। दोस्तों इस केस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगा मैं आपको एक और केस लॉ का, जो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, 1951 का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी नैरो जजमेंट दी थी आर्टिकल 21 को लेकर कि भाई यहाँ पर होगा कि 368 जो था आर्टिकल, जो कि बोलता है कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ को अमेंड कर सकता है, तो उसको थोड़ा पावरफुल कर दिया गया था एक्चुअली। बट गोलकनाथ केस में क्या हुआ कि यहाँ पर बोला कि आर्टिकल 368 को अनलिमिटेड नहीं करेंगे, आर्टिकल 13 की पावर भी काफ़ी रहेगी, यानी कि स्टेट जो है वो अपनी मनमर्जी से कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिससे कि पब्लिक राइट या फिर फंडामेंटल राइट हार्म होगा। क्योंकि आर्टिकल 13 यही बोलता है कि अगर कोई भी स्टेट ऐसा कोई लॉ बनाएगी तो पावर है हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो ऐसा कोई भी लॉ को नल एंड वॉइड बोल सकती है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। और मैं बता दूं आपको कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो मेरी आईडी है शुभम भारद्वाज इंडियन इंस्टाग्राम पर, आइए मुझे फॉलो करिए, मेरे से आप पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफ़ी मज़ा आ रहा होगा अभी तक आपको। चलो क्या होता है उसके बाद हम बात करते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 केस के बारे में। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो दोस्तों, इसमें एक कंपनी होती है दिल्ली के अंदर, इसका नाम है श्री राम फूड एंड फर्टिलाइज़र्स।
क्या होता है कि इस कंपनी में से ओलियम गैस लीकेज हो जाती है और जिसके कारणवश आसपास के रहने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ़ होती है, काफ़ी नॉइसेंस हो जाती है, बिल्कुल होनी भी चाहिए, और शायद कुछ डेथ भी हो जाती हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में कि ये सब होने के बावजूद भी जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जाते हैं और उनको बोलते हैं कि भाई ऐसा है, अपनी कंपनी तुम बंद कर लो और दिल्ली से बाहर शिफ्ट हो जाओ। जैसे ही कंपनी ऑर्डर लेती है उस दौरान एक और बार गैस लीक हो जाती है, यानी कि घाव अभी भरे नहीं और दूसरी चोट दोबारा लग गई, ऐसा कुछ सीन। चलो कोई बात नहीं। फिर आता है हमारे एमसी मेहता साहब को बहुत तेज गुस्सा। हमारे एमसी मेहता साहब होते हैं एडवोकेट, वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, यानी कि PIL फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ये बोलकर कि यार एक तो इन सब को जितने भी लोगों को हार्म हुआ है हमें कंपनसेशन दो जो हमें प्रॉब्लम हुई है, और दूसरा इस कंपनी को शिफ्ट मत करो, बंद ही कर दो। और आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ एमसी मेहता केस जस्ट आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद हुआ था, जो कि 1984 में ही हुआ था, ठीक है ना, भोपाल गैस के बाद हुआ था। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना है भोपाल का सीन था, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी भोपाल में हुआ था और श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स कंपनी दिल्ली का केस है, ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो एमसी मेहता साहब ने बोला कि भाई ये तो बहुत गलत चीज़ है और यहाँ पे पब्लिक को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आप एक काम करिए, इस कंपनी को बंद ही करवा दीजिए, इस कंपनी को खुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ आइए आपको यहाँ तक। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हो तुम। क्यों सही कह रहे हो बात? क्योंकि आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आर्टिकल 21 देता है हम जैसे नागरिकों को पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम। समझ रहे हैं मेरी बात? पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल लिबर्टी, और किसी की भी डेथ नहीं हो सकती अदर देन प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि क्राइम पे क्राइम करो, कोर्ट में डिसीजन मिलेगा और फिर आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से सुसाइड नहीं कर सकते। पंजाब का केस था, बताना कमेंट में कौन सा केस की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपनी मर्ज़ी से ये नहीं कर सकते कि मैं अपने आप को हार्म कर लूँ, क्योंकि आपको पर्सनल लिबर्टी, आपकी लाइफ जीने का राइट मिला हुआ है और आप अपने उस राइट को गिव अवे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर बोला गया कि बिल्कुल अगर ऐसे गैस लीक हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का भी वायलेशन हो रहा है, क्योंकि लोगों को तो हार्म हो रहा है। और आपको याद रखना है कि इस केस लॉ से स्टार्टिंग हुई थी नुइसेंस की, यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जो टॉपिक है नुइसेंस, यानी कि कंपनसेशन देना, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वो भी स्टार्टिंग हो गई थी। यही कारण है कि ये केस लॉ इतना इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं और आपस में कनेक्शन रखना है बनाकर। चलिए, उसके बाद क्या हुआ कि इस कंपनी को बंद, इस डिसीजन जो था बंद हुआ ना स्टार्ट होने वाला, इसको थोड़ा रोक दिया गया। उसके बाद इस पर माना गया कि ठीक है भाई कंपनसेशन भी मिलेगी, क्योंकि काफ़ी न्यूसेंस भी इस कंपनी ने कर चुकी है, और इसको दिल्ली से बंद कर दिया जाएगा। और एमसी मेहता साहब जो थे वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे थे इस काम को करवाने के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। और ये केस तो मैं बताता हूँ कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको आपको बिल्कुल दिमाग में फीड कर लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा केस लॉ है जो कि आज तक यूज़ में आता है, आज तक इसकी हिदायतें दी जाती हैं, आज तक इसको एग्जाम्पल्स में यूज़ किया जाता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बेस्ट केस लॉ मुझे लगता है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी जी जो थी उन्होंने 24th अमेंडमेंट करी थी, और उसके बाद क्या हुआ था कि आर्टिकल 13 को मतलब बिल्कुल ही वॉइड कर दिया गया था, उसकी पावर को ले लिया गया था कि स्टेट की पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बनाएगी तो स्टेट को उसको स्वागत करना पड़ेगा, स्टेट कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगी पार्लियामेंट के अंदर, मतलब कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्रॉस मार दो। क्योंकि थोड़ा सा इगोइस्टिक डिसीजन था, इगोइस्टिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, पर आपको ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि आप एस्पिरेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आपको बहुत रैशनली सोचना है और रैशनली आपको आंसरिंग करनी है। इसके बाद क्या हुआ था, आया केशवानंदा भारती केस 1973 के अंदर। क्या हुआ इस केस लॉ के अंदर? इसमें बोला गया कि जो आर्टिकल 368 है, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की या फिर न्यू लॉज चेंज करने की, वो है, लेकिन
अनलिमिटेड पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर अनलिमिटेड पावर ही हो जाएगी तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी ना। डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या हुआ भाई? इंडिया तो डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर यहाँ पर भी आर्टिकल 368 को हम अनलिमिटेड कर देते हैं कि पार्लियामेंट का जो मन करे वो करे पार्लियामेंट, तो ये तो डिक्टेटरशिप हो गई, मोनार्क सिस्टम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी कहाँ से आई? लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती थी कि भाई मैं तो पब्लिक से इलेक्ट होकर आई हूँ, मेरे को तो काफ़ी मेजोरिटी मिली हुई है और डिसीजन जो मेरा होगा पब्लिक का डिसीजन भी वही होना चाहिए। मैंने जो बोला इसका मतलब जो मेरा डिसीजन है वो फेवर होना चाहिए ना पब्लिक का। पब्लिक ही वही चाहती हूँ, तभी पब्लिक ने मेरे को इलेक्ट किया हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी फॉलो करेंगे, यानी कि अगर लॉ गलत है तो हम उसको वॉइड कर देंगे। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा मज़ेदार सा इसमें आंसर दिया था कि आप लॉ बनाइए, आर्टिकल 368 का यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 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 अगर आपने कोई ऐसा लॉ बनाया जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब करेगा या हल्का सा भी टच करेगा, तो हम उसको अपने पास आते के साथ ही नल एंड वॉइड बोल देंगे, यानी कि वो लॉ रहेगा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितना बढ़िया डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। बिल्कुल। अब फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि यार भाई एक बात बताओ ज़रा हमें कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर डिफाइंड है? क्योंकि लॉ में तो अच्छी डिफाइंड होती है, एक एक सेक्शन के सब सेक्शंस होते हैं, फिर क्लॉजेज, फिर सब क्लॉजेज, पता नहीं क्या क्या होता है। तो कहीं ना कहीं डिसीजन तो होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया, हम आपको नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि ये तो एक विज़न है। जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनका जो विज़न था बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि इक्वालिटी हो, इंटीग्रिटी हो, यूनिटी हो या फिर कुछ भी हो, पब्लिक का इंटरेस्ट हो, ये सब वो है, ये कहीं पे डिफाइन नहीं है। और टाइम टू टाइम अगर कोई भी ऐसा लॉ बनेगा तो हम आपको खुद आपके पास हम आएंगे और हम आपको बता देंगे कि भाई ये प्रॉब्लम हुई है और आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ था ये, और इसमें 13 जजेस की बेंच बैठी थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे साथ ही अब हम बात करने वाले हैं इंदिरा सोने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 की केस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि 1979 के अंदर जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई जी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि मैं मंडल कमीशन बना रहा हूँ एक, जिसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कास्ट जो लोग होते हैं या फिर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होते हैं, आप मुझे बताएं उनके बारे में कि कितनी रिजर्वेशन को मिलनी चाहिए। तो कमीशन ने उनको बताया कि सर ऐसा है 27% रिजर्वेशन दे दीजिए हमें ओबीसी के लिए, जो ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन मिल जाए। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें इशू था कि आर्टिकल जो 16(4) है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, क्या वो सुपरसीड कर रहा है आर्टिकल 16(1) को? आर्टिकल 16(4) बोलता है कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन दे सकती है अगर उसको लगता है कुछ कमी है या पॉलिटिकली या सोशली कहीं पे कोई क्लास बैकवर्ड है, उसको डिसीजन दे सकती है, उसको रिजर्वेशन दे सकती है। और आर्टिकल 16(1) बोलता है कि अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो ये था कॉन्फ्लिक्ट। तो दूसरा कॉन्फ्लिक्ट ये था कि क्या रिजर्वेशन 50% से ऊपर चली जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बड़ी मज़ेदार थी। क्या जजमेंट थी कि देखो भाई, आर्टिकल 16(4) सुपरसीड नहीं कर रहा है, ना ही कोई एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(1) का, बल्कि एक पार्ट है कि अगर किसी कमी है तो हम उसको फॉलो करवा देंगे। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। उसके बाद बोला कि 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगी और नॉन जो क्रीमी लेयर है ओबीसी की, उसको भी जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे जो अदर ओबीसी लोगों को मिलेंगे। तो आपको ये केसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई नया टॉपिक है तो बता दो कमेंट में जाके कि सर इस पर भैया इस पर कमेंट कर दो या इस पर बना दो वीडियो, बन जाएगी वीडियो। मिलते हैं, नमस्कार।